आज मैं मौजूद हूँ रेड क्रिसेंट पाकिस्तान के सिंध ब्रांच के हेड ऑफिस। अब आप चेयरमैन बन गए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपने बहुत सारे चैलेंजेस भी इनहेरेंट किए होंगे और किस तरह से आप इसको टैकल कर रहे हैं? देखें, अभी जो सूरत हाल है ना वो ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये तमाम इदारों के अंदर नौजवानों की जो वॉलंटियर पार्टिसिपेशन है वो रिड्यूस हो रही है। उसी तरह हमारा मुआशरा बेरहा रवी की तरफ भी गामजन हो रहा है। देखें, चाहे हालात अमन हो या जंगी हालात हो या डिज़ास्टर लाइक सिचुएशन हो या क्विक रिस्पॉन्स हो, नौजवानों को, हर ख़ास आम को ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, तकनीकी तौर पर तैयार रहना चाहिए। सड़क पर अगर एक्सीडेंट हो जाता है खुदा न खास्ता, तो अमूमी तौर पर जो लोगों की अमवात होती है वो ज़्यादा खून बह जाने की वजह से होती है। आप माशाल्लाह से क्योंकि इवेंट्स पे भी नज़र आ रहे होते हैं और चाहे सोशल वर्किंग हो वहाँ पे भी नज़र आ रहे होते हैं, तो सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि ह्यूमैनिटेरियन पे जो काम हो रहा है इस वक्त वो सिर्फ एक किया स्टंट है, वो सिर्फ फोटो ऑप्स तक है महदूद, या फिर ह्यूमैनिटेरियन काम होता है? अव्वल तो इंसानियत ही ख़त्म हो गई है मुआशरे में। 2024 के अंदर रावलपिंडी के अंदर एक साहब थे, उन्होंने जो है वो अपनी सैलरी 25,000 से 1.5 लाख कर दी। 2025 के फरवरी के अंदर ये आया था कि हैदराबाद में किसी साहब को, जो कि डिप्टी कमिश्नर भी थे वो, बट उनको खुद नहीं पता था कि जो है वो रेड क्रिसेंट की जो है वो ज़मीन हड़प ली गई थी। इन चीज़ों को किस तरह से टैकल करें, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो मिसकंडक्ट हो, वो चीज़ें आपके होते हुए नहीं होंगी। हम और आप स्काउटिंग में भी चले जाते थे, धूप में भी खड़े हो जाते थे। आज का बच्चा गैजेट्स में लगा हुआ है। अब वो, उसके माँ बाप भी परेशान है, वो स्कूल वाले परेशान है, वो किन उस बच्चे को, उस नौजवान को कम्युनिटी में अपना कंट्रीब्यूशन का भी माइंडसेट बनाना बहुत ज़रूरी है। और डिसिप्लिन आपको घर में देखें, ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं होगा। आज मैं मौजूद हूँ रेड क्रिसेंट पाकिस्तान के सिंध ब्रांच के हेड ऑफिस में, यानी कि हिलाल अहमर। नाजरीन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 20 दिसंबर 1947 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने बनाई थी। अच्छा, बहुत ज्यादा शोर है तो थोड़ा सा वॉल्यूम को अप कर दीजिएगा। नाजरीन, आज का जो शो है वो बहुत अहम इसलिए क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर है, इसमें फोर्थ फ्रंट में जो वॉलंटियर्स काम करेंगे वो ऑब्वियसली रेड क्रिसेंट के काम करेंगे। अर्थक्वेक हो, मैन मेड हो, कोई भी डिजास्टरस एक्टिविटी होती है जब हमारे मुल्क में, तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हो जाती है और सारे काम कर रही होती है। दूसरी जानिब ये भी होता है कि फर्स्ट एड किट की ट्रेनिंग ये लोग कर रहे होते हैं, नौजवानों को एक्टिव कर रहे होते हैं, मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन आजकल जो डिजिटल दौर है, नजर नहीं आ रहे होते कि बच्चे जो हैं वो ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। इसी हवाले से पूछेंगे रेहान हाशमी साहब से कि वो क्या इक़दाम कर रहे हैं एज अ चेयरमैन, क्या चैलेंजेस उन्होंने इनहेरेंट किए हैं और क्या मुश्किलात इस वक्त पेश आ रही हैं और क्या हम वेल इक्विप्ड हैं कि नहीं है। चले आए मिलते हैं रेहान हाशमी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे चलें सारे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आप कैसे? अच्छा रेहान भाई, माशाल्लाह से आप चेयरमैन बन गए हैं रेड क्रिसेंट पाकिस्तान सिंध ब्रांच में। और रेड क्रिसेंट की अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 20 दिसंबर 1947 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो है वो फाउंड किया था और प्रेसिडेंट भी थे, और ह्यूमैनिटेरियन वर्क हो रहा होता है। ये तो चीज़ें हो गई जो हिस्ट्री थी। इस वक्त करंटली अगर हम बात करें तो रेड क्रिसेंट इस वक्त कर क्या रहा है सिंध की? देखें, अंसारी साहब, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके रुफ़क़ा ने पाकिस्तान के क़याम के फ़ौरन बाद कौम को डिसिप्लिन्ड बनाने के लिए और इक्विप्ड करने के लिए, टेक्निकली, ज़हनी तौर पर, असाबी तौर पर और जिस्मानी तौर पर 1947 में ही मुख्तलिफ इदारे, जिसमें स्काउटिंग है, हिलाल अहमर है और मुख्तलिफ इस तरह के इदारे हैं जिसमें के डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको कानून के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत इंटैक्ट किया। आप देखेंगे जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये तमाम इदारों के अंदर नौजवानों की जो वॉलंटियर पार्टिसिपेशन है वो रिड्यूस हो रही है। उसी तरह हमारा मुआशरा बेरहा रवी की तरफ भी गामजन हो रहा है। आज से 2-3 दिहाइयाँ कबल
गर्ल्स गाइड हो, एनसीसी हो, स्काउटिंग हो, इसका और ये हिलाल हैमर के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हों, इसमें नौजवान आया करते थे, भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया करते थे। अब वो मादूम होता जा रहा है। अभी हालिया दिनों में हिलाल हैमर के बैनुल-अक़वामी तौर पर क्लाइमेट चेंज के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें फ़्लड के हवाले से काम करते रहे हैं, फ़्लड में काफ़ी काम किया। इसके अलावा फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, वो जारी हैं, ट्रेनिंग सेंटर में जारी हैं। हैदराबाद और सिंध के मुख्तलिफ रीजन्स में बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं और हैदराबाद में एक बड़ा हॉस्पिटल भी है मौजूद। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। कुछ ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ रिड्यूस हुई हैं और कुछ एक्टिविटीज़ की जानिब तरजीह दी गई है। तकरीबन पूरे सिंध में लगभग 8,000 के करीब वॉलंटियर्स मौजूद हैं, ट्रेन वॉलंटियर्स। ट्रेंड फर्स्ट एड और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और ख़ास तौर पर जो अभी सूरत हाल इमर्ज होकर आई है उसमें कौम को तैयार भी रहना है और जहनी तौर पे भी, और ताकि दूसरों की मदद कर सकें। तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ही मुख्तलिफ कॉर्पोरेट लेवल पे भी और स्कूल के लेवल पे भी यूथ क्लब के नाम से है। अच्छा। वो प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की कोलैबोरेशन में वो शुरू भी हो चुका है। 2-3 प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा चुके हैं। तो ये तमाम चीज़ें जारी हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग जैसे अवेयर होंगे, मेरा ख्याल है कि वो इनहैंस होगी चीज़। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग है और इमरजेंसी सिचुएशन की जो ट्रेनिंग, वो कितनी ज़रूरी और कितनी अहम? देखें, चाहे हालात अमन हो या जंगी हालात हों या डिज़ास्टर लाइक सिचुएशन हो या क्विक रिस्पॉन्स हो, नौजवानों को, हर ख़ास आम को ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, तकनीकी तौर पर तैयार रहना चाहिए। सड़क पर अगर एक्सीडेंट हो जाता है खुदा न खास्ता, तो अमूमी तौर पर जो लोगों की अमवात होती है वो ज़्यादा खून बह जाने की वजह से होती है। तो कम से कम इतनी बुनियादी तरबियत होनी चाहिए कि खून के बहाव को कैसे रोका जा सके, फौरी तिब्बी इमदाद किस तरह दी जा सके, और वो कौन से मेजर्स हैं जो लिए जा सकें। अगर खुदा न खासा फ्लड आता है तो उसके लिए कौन से प्रीएम्प्टिव मेजर्स हैं और पोस्ट इवेंट मैकेनिज्म है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसका इल्म होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। फिर इसमें स्कूल के हवाले से ख़ास तौर पर ड्रिलिंग का है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, कम्युनिटी डेवलपमेंट है, ये तमाम प्रोग्राम्स भी उसमें मौजूद हैं। लेकिन ये आपको लगता है कि बहुत कम हो रहे हैं? क्योंकि इस वक्त अगर बात करेंगे प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल, इस वक्त ये ड्रिल्स और ये सारी चीज़ें नहीं ना होने के बराबर हैं। तो इस पे किस तरह से काम किया जा सकता है? देखें, एसोसिएशन की कोलैबोरेशन में शुरू तो कर दिया गया है, तकरीबन चंद ही दिन हुए हैं उसको, और ये इन्हांस होगा और अनकरीब हमने अपनी इवैल्यूएशन का एक क्राइटेरिया क्वार्टरली बेसिस पर रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि 4 महीने बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि हम अर्बन पॉकेट्स में भी और रूरल एरियाज़ में भी सिंध के हमारे वॉलंटियर्स की तादाद और ट्रेंड जो लोग होंगे उनकी तादाद में अगर इजाफा होता है तो दैट वुड बी आवर परफॉर्मेंस गेज, कि हम जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के तौर पे हमने इसको डेवलप किया है। और उसमें देखें कि वो फिर ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स का भी एक मैकेनिज्म किया है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है। तो अब शॉर्ट टाइम में जो अवेयरनेस सेशंस हैं वो किस तरह करते हैं, वो मुनक़्क़िद तो किए जा रहे हैं मुख्तलिफ हॉल्स वगैरह में, जो स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन वगैरह दे रही हैं हमें, और हमारे पास भी अपना ट्रेनिंग सेंटर है। लेकिन क्योंकि बच्चों का, टीचर्स का आना यहाँ पर एक नहीं होता, तो हम उन्हीं की प्रेमिसेस में जाकर हमारे ट्रेनर्स ने ट्रेन कर रहे हैं। तो वो ओपन है? हाँ, वो ओपन है, वॉलंटियर तो ओपन है। वेबसाइट पे जाके कोई भी वॉलंटियर के लिए अप्लाई कर सकता है और एंगेज भी हो सकता है। अच्छा रियान सर, ऑब्वियसली माशाल्लाह से अब आप चेयरमैन बन गए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपने बहुत सारे चैलेंजेस भी इनहेरेंट किए होंगे। तो वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आपने इनहेरेंट किए और किस तरह से आप इसको टैकल कर रहे हैं? देखें, अभी जो सूरत हाल है ना वो ये है कि यूक्रेनियन और गजा की वॉर के हवाले से जो सूरत हाल इमर्ज होकर आई है, तो जो बैनुल अक़वामी फंडिंग हो रही थी वो सारी डाइवर्ट हो गई है इन रीजन्स की तरफ। अच्छा, अब ऐसी सूरत हाल में क्योंकि इसमें गवर्नमेंट फंडिंग तो है नहीं, जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं 192 ममालिक में हिलाल हैमर, रेड क्रिसेंट या रेड क्रॉस जो है ना वो कायम है। अच्छा, तो अब ऐसी सूरत हाल में जो सूरत हाल इमर्ज होकर आई है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को भी जारी रखना है, उसकी इशूज़ हैं। तो अब हमने जो मैकेनिज्म डेवलप किया है, जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं जो प्रोजेक्ट बेस कर रहे हैं फंडिंग, क्लाइमेट चेंज के ऊपर है या मुख्तलिफ जगहों पर है, तो वो कर रहे हैं माशाल्लाह से, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उसको मज़ीद मौसर बना दें और उसके लिए हमने काम भी शुरू कर दिया है। तो आपको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा चैलेंज इस वक्त इसमें आ रहा है?
हाँ, मेरा ख्याल है, लेकिन हम काउंटर कर लेंगे, टैकल कर लेंगे। हमने मुख्तलिफ जो मिशंस हैं उनसे रब्ता भी किया है, और चूँकि एक इसका मैकेनिज़्म है, बैनुल अक़वामी तौर पर मरोजा तरीक़ाकार है, और उसी तरीक़ाकार को फॉलो करना होता है इनको। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है इस वक्त आपके जो टॉप 3 मेजर इश्यूज हैं जिसको आप टैकल करना चाह रहे हैं, मतलब टॉप 3 क्या चीज़ें एज अ चेयरमैन जो आप केटर करना चाह रहे हैं एज रेड क्रिसेंट पाकिस्तान? और देखिए, हमारा वॉलंटियर प्रोग्राम जो है उसमें उसमें जो आउटरीच प्रोग्राम है हमारा, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। उस आउटरीच को थोड़ा सा मैकेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज करना है। उसके अलावा जो हमारा जो जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको रिड्यूस करने का मामला है। इसके साथ साथ जो हमारे जो 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 ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं, ख़ास तौर पर बेसिक हेल्थ यूनिट्स, उनको ऑपरेशनल बनाने का मामला है। तो कुछ हैं ऑपरेशनल, कुछ नहीं है, तो उसको ऑपरेशनल बनाने के लिए जो जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, हम गवर्निंग बॉडी को अपनी, और जो मैनेजमेंट बॉडी है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं, उनको पिच करेंगे ताकि वो डिसीजन मेकिंग वहीं से होती है। अच्छा ठीक। अच्छा, आपने इस तरह से कहा है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग नहीं आती, ऐसे ही मतलब ये तो फिर गवर्नमेंट का funding इदारा तो नहीं है, नहीं है। ठीक है। तो गवर्नमेंट की कोई फंडिंग नहीं है, ये बैनुल अक़वामी इदारा है। प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग है, प्रोजेक्ट की बुनियाद के ऊपर। अच्छा। लेट्स से कि सिंध दरिया के एतराफ़ में जो बेल्ट है, उसमें जो फ्लड आता है उसको काउंटर करने के लिए क्या मैकेनिज्म होगा, तो वहाँ पर उन आबादियों को इक्विप्ड होना चाहिए जहनी तौर पर भी, ओके। और ट्रेनिंग के हवाले से भी, इक्विपमेंट्स के हवाले से भी। तो वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक अभी जारी है, वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है हमारा। तो इस तरह के ही और प्रोजेक्ट्स हैं। क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उसमें अवेयरनेस है, उसमें प्लांटेशन ड्राइव है, उसमें कार्बन एमिशन रिडक्शन का कंपोनेंट अच्छा। है। तो ये तमाम चीज़ें तो चल रही हैं अभी। अच्छा रेहान भाई, खबरों में ये भी आया है कि 2024 के अंदर रावलपिंडी के अंदर एक साहब थे, उन्होंने जो है वो अपनी सैलरी 25,000 से 1.5 लाख कर दी, और 1.5 मिलियन जो है वो करप्शन का केस उन पर बन गया था। और फिर एक और खबर पिछले साल ही आई थी कि मिसयूज ऑफ मिसकंडक्ट ऑफ फंड्स। 2025 के फरवरी के अंदर ये आया था कि हैदराबाद में किसी साहब को, जो कि डिप्टी कमिश्नर भी थे वो, बट उनको खुद नहीं पता था कि जो है वो रेड क्रिसेंट की जो है वो ज़मीन हड़प ली गई थी, कब्जा कर लिया गया था। तो आप क्योंकि ऑब्वियसली डीएमसी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, सेंट्रल पूरा आपके कमांड में होता था और होता है अभी भी माशाल्लाह से, और कई सारे इदारों के अंदर आप चेयरमैन रह चुके हैं, तो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर की बात करें तो वो तो आपके पास है। तो आप इन चीज़ों को किस तरह से टैकल करें, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो मिसकंडक्ट हो, वो चीज़ें आपके होते हुए नहीं होंगी, ये किस तरह से टैकल करें? देखिए, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास तो नहीं है। आज मुझको तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं चार्ज लिए हुए। ठीक है। मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ तो नहीं आई है। हाँ, ये ज़रूर आई है कि बहुत सारी प्रीमिसेस के ऊपर कब्ज़ा इलीगल किया गया है, मुख्तलिफ टेनेंट्स की जानिब से कब्ज़े हुए हैं। जो हमारी प्रीमिसेस थी उसको 20-20, 30-30 साल हो गए हैं, कुछ लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया है। इस तरह के इश्यूज तो आए हैं हमारे पास, और उसको कानूनी तौर पर उसके केसेस वगैरह भी उसको केस लिटिगेशन में भी मौजूद है वो। तो लेट्स सी, क्योंकि जो कोर्ट ऑफ लॉ में जो चीज़ें हैं वो किस हद तक जाती हैं, किस हद तक कामयाब होती हैं, तो देखते हैं। और जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, वो मैंने जो अभी अंडरस्टैंड किया है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट है, और उसमें कोई एंकी पैंकी हो नहीं सकती। डिसीजन मेकिंग जो है वो जो इसका मैनेजमेंट कमेटी है वो लेती है। मैं सिर्फ गवर्नेंस का रिस्पॉन्सिबल हूँ, और एज अ चेयरमैन गवर्नेंस को लुक आफ्टर करता हूँ। जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो देख सकता हूँ, और जो डिसीजन मेकिंग है वो तमाम मैनेजमेंट कमेटी और एग्जीक्यूटिव कमेटी की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आपको लगता है कि अब इंशाल्लाह आपके होते हुए ये ट्रांसपेरेंसी रहेगी? माजी में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है। अच्छा। मेरा नहीं ख्याल वो गोसिप, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर के ऊपर अगर उसको ये कहा जा रहा है कि जनाब डिप्टी कमिश्नर के इल्म में नहीं था, तो डिप्टी कमिश्नर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और ही सपोज टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। वो हैदराबाद का अगर डिप्टी कमिश्नर है तो वो हैदराबाद रेड क्रिसेंट का बाय वर्च्यू ऑफ लॉ वो प्रेसिडेंट है। तो पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ डिप्टी कमिश्नर को भी पता हो, अनलेस एंड अनटिल कि उसको आगाह ना किया जाए प्रॉपरली तरीके से। ठीक है, ये उसका प्रॉपर तरीके से इंतजाम उनको उसको पता, अगर जब तक बताएगा नहीं तो आपके नीचे क्या हो रहा है, आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है, आपकी गली में क्या हो रहा है, आपकी गाड़ी का पंचर किसने कर दिया, तो ये आपको भी नहीं पता चलेगा। तो डिप्टी कमिश्नर को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसके ऊपर नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि डिप्टी कमिश्नर को आगाह करने वाले जो लोग हैं उन्होंने अगर आगाह नहीं किया तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक। अच्छा, आप माशाल्लाह से क्योंकि इवेंट्स पे भी नज़र आ रहे होते हैं, और चाहे सोशल वर्किंग हो वहाँ पे भी नज़र आ रहे होते हैं, तो सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि ह्यूमैनिटेरियन पे जो काम हो रहा है इस वक्त, वो सिर्फ एक पीआर स्टंट है, वो सिर्फ फोटो ऑप्स तक है महदूद, या फिर ह्यूमैनिटेरियन काम होता भी है? देखिए,
अव्वल तो इंसानियत ही ख़त्म हो गई है माशरे में, ठीक है। और इंसानियत के नाम पर जो लोग इस लफ्ज़ को इस्तेमाल भी कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन वर्क को, तो वो भी मैं समझता हूँ कि इस पुरफितना दौर में वो भी काबिल सताइश हैं। अच्छा। मुख्तलिफ इदारे कर रहे हैं उस पर काम। ह्यूमैनिटेरियन वर्क न्यूट्रलिटी की बुनियाद पर बहुत मुश्किल काम है, जो कि हिलाल अहमर एज़ पर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन वो करने की कोशिश कर रहा है। और ये बैनुल-अक़वामी तौर पे मॉनिटर हो रहा होता है। जो हेड ऑफिस है हिलाल अहमर का, रेड क्रिसेंट या रेड क्रॉस कहते हैं, वो बैनुल-अक़वामी तौर पे ना सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं बल्कि उनकी टीमें आकर इसको तमाम सूबों को देख भी रही होती हैं। तो चीज़ें तो चल रही हैं माशाल्लाह से। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो ये कि बहुत जगह है बाकी जिसमें काम करना है, जिसमें ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है, लोगों को एंगेज करना है, वॉलंटियर सर्विसेज को बढ़ाना है, लोगों को इक्विप करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मुरतब करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ डेवलपमेंट करनी है, कम्युनिटी डेवलपमेंट करनी है, डिसिप्लिन्ड एक मुआशरे के क़याम में एक अमली तौर पे थोड़ा सा उसको उस किरदार को फाल करना है। ठीक है, वो किस तरह से होगा? लेकिन आउटरीच प्रोग्राम अल्लाह से देखें, ये जहन में रखिएगा कि आज से 20 साल पहले का दौर मुख्तलिफ था। हम और आप स्काउटिंग में भी चले जाते थे, धूप में भी खड़े हो जाते थे। आज का बच्चा गैजेट्स में लगा हुआ है। अब वो उसके माँ बाप भी परेशान है, वो स्कूल वाले परेशान है, वो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में वो इतना एंगेज हो गया है। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन उस बच्चे को, उस नौजवान को कम्युनिटी में अपना कंट्रीब्यूशन का भी माइंडसेट बनाना बहुत ज़रूरी है। और उस माइंडसेट को बनाने के लिए उसको खुद इक्विप करना ज़रूरी है, डिसिप्लिन बनाना ज़रूरी है। और डिसिप्लिन आपको घर में देखें, ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं होगा। ये उस बच्चे को जब तक के मैदान, खेल के मैदान में, स्काउटिंग की एक्टिविटी में, फर्स्ट एड ट्रेनिंग में, या ड्रिलिंग में, या मार्च पास में, इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों में इंगेज नहीं करेंगे, स्पोर्ट्स समेत, तो मतलब बहुत मुश्किल होगा काम। मुश्किल काम है हालिया दिनों में, क्योंकि एक बच्चा जब मोबाइल में अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है तो उस गैजेट से निकाल कर प्रैक्टिकल एक्टिविटी में लाना मुश्किल काम है। हाँ, कोर्सेज बने हुए हैं। मेरा अपना ख्याल है कि हमें अपने कोर्स के जो कंपोनेंट्स हैं उसको रिव्यू करने की ज़रूरत होगी, ताकि उसको इंटरेस्टिंग बनाकर उसके जहनी जो मुताबिकत है उसके मुताबिक हम उसको इम्प्लीमेंट करें। तो उसमें थोड़ा सा रूम है। हमारे पास PhD स्कॉलर्स भी मौजूद हैं। तो हमने ये चीज़ कही तो है कि उसमें चाहे वो क्लाइमेट चेंज का मामला हो, या स्काउटिंग का मामला हो, या फर्स्ट एड का मामला हो, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाकर इंगेज किया जाए एज ग्रुप के लिहाज से। टारगेट ऑडियंस जिस सेगमेंट का होगा उसी लिहाज से करना पड़ेगा इसको। तो आपको क्या लगता है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पेरेंट्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी होनी चाहिए? सबसे पहले टॉप किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, जिम्मेदारी हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी है। मुआशरे में मैं, आप, मीडिया, गवर्नमेंट, पेरेंट्स, स्कूल, हर फर्द की जिम्मेदारी बनती है अपने हिस्से का काम करें। मैं चूंकि ये नॉन पॉलिटिकल एक जिम्मेदारी है, ह्यूमैनिटेरियन न्यूट्रलिटी की, इंडिपेंडेंस की बुनियाद के ऊपर है, तो हम वो चीज़ करेंगे जिसमें किसी को क्रिटिसिज्म करने के बजाय मैं और हमारे साथ मुंसलिक लोग क्या कर सकते हैं, हम ख्याल लोग क्या कर सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे, और वो करना चाहिए हमें। अच्छा, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान और इंडिया का वॉर के बारे में सिचुएशंस चल रही हैं, वॉल्व हो रही हैं, तो क्या आपको लगता है इस वक्त कि पाकिस्तान इज वेल अवेयर, वेल इक्विप्ड? रेड क्रिसेंट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, एज पर द लॉ जो रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट की जिम्मेदारी है वो ये कि एज ऑक्सिलरी डिपार्टमेंट इन केस ऑफ वॉर आर्म फोर्सेस के साथ कोलैबोरेट करता है। और उसका बुनियादी मकसद होता है लोगों की जान बचाना, जख्मियों की तिब्बी इमदाद करना, और लोगों को फैसिलिटेट करना जो जख्मी हैं, दीगर लोग हैं। माजी में भी जो डिज़ास्टर लाइक सिचुएशन है उसमें मेरी मालूमात के मुताबिक हिलाल अहमर का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी चीज़ मुसल्लत होती है तो जो वॉलंटियर्स हैं हमारे पूरे सिंध में, ख़ास तौर पर क्योंकि मैं सिंध को देख रहा हूँ, हाईली मोटिवेटेड हैं, जहनी तौर पर तैयार हैं। ट्रेनिंग के हवाले से भी मेरी मालूमात के मुताबिक ज़्यादातर वॉलंटियर्स ट्रेंड हैं, फर्स्ट एड के हवाले से, फौरी तिब्बी इमदाद के हवाले से डिसिप्लिन हैं। तो जो हमारी अवेलेबल कैपेसिटी होगी उसमें मेरा ख्याल है कि हिलाल अहमर बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म करने की अहलियत रखता है। ठीक है। अच्छा, जाते जाते ये भी ज़रा बता दें कि हमारे जो शो का नाम है वो है थॉट्स दैट शेप। तो हम कुछ ना कुछ ऐसे थॉट्स निकालना चाहते हैं। आप जैसे लीडर्स हैं, आप जैसे लोग, जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई टेंट मारे इन पॉजिटिव सेंस, तो क्या आप थॉट अपनी देंगे जो कि पूरे पाकिस्तान की शेप हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है, और पाकिस्तान
बनाने का मकसद बुनियादी तौर पर यह था कि लोग आपस में मिलजुल कर बिरादराना ताल्लुकात के साथ रह सकें और एक मिसाली किरदार बना सकें। तो हमें बावजूद इसके कि बहुत सारे नामसाइल हालात हैं, इसी हालात में रहते हुए अपने अपने हिस्से का काम करना है। बहुत आसान होता है तनकीद करना, बहुत आसान होता है घर में बैठकर उन लोगों के लिए बात करना, चाहे वो छोटा कर रहे हो चाहे बड़ा कर रहे हो। तो आप अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है। तो हम कमिटमेंट करते हैं, या आज का दिन कम से कम इस बात को अहद करने का दिन है और दुआ उन लोगों को दुआ देने का दिन है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को इस काबिल किया कि डिटरेंस हो गई। अफवाज पाकिस्तान को दुआ दें कि जिन्होंने जो आज खड़े हुए हैं, जिनकी वजह से हम सुकून से सो रहे हैं। तो आज का दिन तजदीद का दिन है, कौम बन के दिखाने का दिन है और आइंदा के लिए अहद करने का दिन है कि हम मिलकर अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूट अपने आइडेंटिफाई करें, अपने पोटेंशियल्स को आइडेंटिफाई करें, हम किस शोबे में किस जगह पर क्या कर सकते हैं, चाहे वो दो बोल अच्छे अल्फाज या अच्छा मशवरा ही क्यों ना हो। तो ये मेरे ख्याल है तजदीद का दिन है। ठीक है रेहान साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त। आपने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया, पूरे सेंट्रल को दिया, आप तो माशाल्लाह से पूरे सिंध को दे रहे हैं और जिस तरह से दे रहे हैं उसके लिए ऑब्वियसली आप तारीफ के काबिल भी हैं। तो तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। तो ये था आज का हमारा एपिसोड रेहान हाशमी साहब के साथ, जो कि पाकिस्तान रेड क्रीसेंट सिंध ब्रांच के चेयरमैन हैं। नाज़रीन, आज सीखने को यह है कि पाकिस्तान इज़ वेल इक्विप्ड, वेल अवेयर और टू टैकल द वॉर जो मैन मेड है, यानी कि इंडिया पाकिस्तान की। सेकेंडली ये भी है कि 8,000 से ज़्यादा जो है वो वॉलंटियर्स हैं विद इन द सिंध खित्ता। दूसरा ये भी है कि ये जिस तरह से अवेयरनेस कैंपेन्स और आउटरीच कैंपेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये इस पे काम कर रहे हैं, यानी कि स्कूल्स को भी इंगेज करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी इंगेज करें, कॉर्पोरेट्स को भी इंगेज करें, चाहे ट्रेनिंग के हवाले से हो, चाहे दीगर आउटरीच के मामलात के हवाले से हो। इसके अलावा इनकी जो सर्विसेज है, इन्होंने बताया जिस तरह से सिंध के अंदर ये काम कर रहे हैं, पूरे थ्रू आउट पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, सबसे अहम जो बात है ना वो यही है कि जो इन्होंने बोला है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो अभी की डिजिटल एरा के जो बच्चे हैं, वो मोबाइल के अंदर चिपके रहते हैं, चाहे नौजवान हो चाहे बच्चे हों। तो हमें चाहिए कि इनको हम बाहर भेजें, बाहर एज इन मुल्क के बाहर नहीं, बाहर भेजें एज इन स्काउटिंग जो है वो सीखें, स्पोर्ट्स सीखें, एक्टिविटी सीखें, अपनी एनर्जी को कहीं और गंदगी में वेस्ट ना करें बल्कि अच्छी चीज़ों में वेस्ट करें, इंगेज करें अपने आप को और वॉलंटियर बने, ताकि पाकिस्तान एक मुस्तकबिल में बहुत मजबूत मुल्क बने, जिस तरह से कायदे आज़म साहब का विजन था। आपने क्या सीखा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसी के साथ मिलते हैं अगले यूट्यूब और टिकटॉक वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी एक्स की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पिंस और लिंक्डइन की एक्टिविटीज़ में। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ।